देखिए, जो मैंने आपको सब मटेरियल हमने डाल दिया है यूट्यूब पर, आपने शायद देखा होगा। ये जो पूरी चर्चा है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने शुरू में ये कहा कि कुछ फिलोसफिकल काउंसलिंग के कुछ की कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हमने बात की थी। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इस पर एक चर्चा हमने की। फिर क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर हमने एलवीटी की चर्चा की। क्रिटिकल उसके बाद में मैंने एक केस आपसे डिस्कस किया था। मैं उसके जो एलवीटी के स्टेप्स हैं उनको लेकर के वो मैं डिस्कस कर रहा था। वो केस ये था कि एक महिला है, उनका नाम उषा। तो शी बिलीव्स दैट burying is her duty to prevent harm। चिंता करने से जो उनके परिवार को जो नुकसान होता है उसको रोका जा सकता है। मतलब, and she fears that if she stop worrying, bad things will happen and she will be responsible। अगर वो चिंता करना छोड़ दे घर लोगों के बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और वो उसके लिए उत्तरदायी होगी, और वो उसको एक बैड पर्सन, एक बुरा आदमी बना देगी। अब ये जो सोच है वो उसके अंदर एक प्रकार से इसको बोलते हैं कंपल्सिव एंजाइटी, एक ऐसी चिंता, या उसमें एक परफेक्शनिज्म है उसके अंदर, और सेल्फ ब्लेम भी है। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम दैट। अब मैंने कहा कि वो काउंसलर के पास आई, काउंसलर ने एलवीटी का प्रयोग किया, उसके स्टेप्स का, और जो गोल है वो ये था कि उसको ये स्वीकार करने में सहायता करना, मदद करना कि उसका जो तर्क है वो इम्परफेक्ट, और उसी से वजह से ये विचार है, और उसके स्थान पर एक ब्यूटीफुल बरीइंग जो है उसकी बात करें विद करेज, रेस्पेक्ट एंड क्रिएटिविटी, पर वो कितना उसके ही चिंता की बात है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि पहले तो क्या कि आप कैसे एनालिसिस करते हैं उसको। सो प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम कि पहला स्टेप्स में ये था कि समस्या को प्रेजेंट करना है ना। आपको ध्यान हो, मैंने ये बात कही थी कि केस जो है, और एक आपको एक और बात मैंने कही थी, उसको आप समझना चाहिए कि इमोशन के लिए ऑब्जेक्ट प्लस रेटिंग, आप कितना उसको मूल्य देते हैं उस पर जो है रेट करते हैं, उसी का इमोशन डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला भी दिया है, E इक्वल टू O प्लस R। तो वो मैंने उसमें डाला भी था। इसका मतलब ये मैंने चर्चा की थी आपसे पहले। तो पहली बात तो क्या है कि प्रॉब्लम को प्रस्तुत करना, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम इस केस में क्या थी, जो चर्चा की हमने, क्रॉनिक एंजाइटी, मतलब कांस्टेंट वरीइंग, निरंतर चिंता करते रहना इसके बारे में, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, तो कोई पता नहीं क्या विपत्ति ना आ जाए परिवार के ऊपर। और इस चिंता क्या है कि मेरे जो प्रियजन हैं वो सुरक्षित रहें,
ये इस तरह की बात। अब वो कह रहा है, शी बिलीव्स वरीइंग इज द प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, कि चिंता करने से एक सुरक्षा हो जाएगी, ये उसका विश्वास है। The argument, if I worry about the worst, I will be prepared. अगर हमें चिंता रहेगी भविष्य के बारे में, तैयार रहूंगी। If I stop worrying and something had happened, कुछ बुरा हो जाएगा, then I will be responsible. ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसका, ठीक है। तो ये तो हुआ कि एक प्रॉब्लम की बात है कि पहले प्रॉब्लम थी। दूसरी बात क्या कि उसके पीछे अंडरलाइंग इमोशनल रीजनिंग क्या है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो उसका जो लॉजिक है, हर लॉजिक फॉलोज ए चेन ऑफ इरेशनल प्रेमिसेस। वो अतार्किक कुछ प्रतिज्ञप्तियों पर इसकी एक चेन है, बहुत सारे अतार्किक प्रतिज्ञप्तियां हैं। अब देखिए, जैसे रूल है, इफ बैड थिंग हैपेंस आई एम रेस्पॉन्सिबल, एंड उससे क्या, आई एम बैड पर्सन, ये उसका सोच। वो क्या कैसे कह रही है उसको, इफ आई डोंट कीप वरीइंग बैड थिंग्स विल हैपन। तो शी इज रिपोर्टिंग इट दैट, और कंक्लूजन क्या हो रहा है, देयरफॉर आई मस्ट कीप वरीइंग और एल्स आई विल बी गिल्टी एंड आई विल बी वर्थलेस और आई विल बी बैड पर्सन। अब देखिए, यहाँ जो मैंने चर्चा की आपसे, तो वहाँ एक प्रकार से एक साइकिल हो रही है। वो ये हो रही है, सेल्फ ब्लेम और प्लस कंपल्सिव वरीइंग, ये दो एक साइकिल। तो बार बार चिंता हो रही है अपने आप को सेल्फ ब्लेम का। तो अब इसमें हम क्या करना होता है, उसको फैलेसी क्या है ये जानने की बात है। दूसरा स्टेप है कि उसको फैलेसी जाने, फैलेसी क्या है। फैलेसी वहां पर क्या हो रही है, मैंने वो कुछ फैलेसीज आपको बताई, उसमें डाला भी वीडियो में, पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा नहीं देखा। एक फैलेसी है डिमांडिंग परफेक्शन। शी इंसिस्ट शी मस्ट कंट्रोल एवरीथिंग सो नथिंग बैड एवर हैपेंस। ये वो सोचती है कि वो हर चीज को नियंत्रित करे, कोई बुरा चीज हो ही ना। तो ये एक कहना चाहिए कि डिमांडिंग परफेक्शन जो है वो उसकी थिंकिंग में। ये ऑफलाइजिंग एक है कि शी इज एक्सेलरेटिंग, चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहती है। और वो कैसे कि पॉसिबल नेगेटिव आउटकम्स क्या होते हैं, मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो बहुत टेरिबल होंगे, वो बहुत हॉरिबल होंगे, ऑफुल होंगे। तो दिस ऑफलाइजिंग इज अनदर काइंड ऑफ। तीसरी जो बात मैंने आपको उस दिन डिस्कस की थी, सेल्फ कंडेमिनेशन, यानी अपने को ही नीचा रेट करना। मतलब शी इक्वेट्स फेलियर टू प्रिवेंट प्रॉब्लम विद बीइंग ए बैड पर्सन। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं एक बुरी आदमी हूँ, मैं आई एम नॉट सक्सेसफुल, इस तरह। फिर मैंने एक बात आपको बताई थी, उसमें एक और बात है ब्यूटीफुल वरीइंग। ये चार इसके अंदर मैंने चर्चा की आपसे कि ये फैलेसीज हैं। शी ट्रीट्स वरीइंग इटसेल्फ इज ए मोरल ऑब्लिगेशन, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे परिवार की चिंता करने, उनकी सुख की, उनके आराम की चिंता करनी चाहिए। और मैं चिंता ना करूंगी तो भविष्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ हो जाएगी तो आई विल बी द बैड पर्सन। ये बात। अब आपको इसके बाद में जब आपने ये काम कर लिया, तो फिर फैलेसीज जान ली, फिर आपने उसको उन फैलेसीज को काउंटर किया, एंटीडोट्स उसको बोलते हैं। और उसके बदले में आपको, जैसे मान लो आपने कि एक क्या बात है कि अब वर्चुअस आपको रिप्लेस करना है उसको,
आपको एंटीडोट देने हैं, उसको वर्चुअस करना और उसके लाइफ के साथ एसिमुलेट करना, ये पूरा प्रोसेस है। अब देखिए, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन एंड लिमिट्स ऑफ कंट्रोल। एक तो क्या है कि मैं कंट्रोल करने की सीमा है और एक्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्शन है। करेज, एक होता है कि फेस अनसर्टेनिटी विदाउट एक्सरेटिंग थ्रेट्स। ये कुछ मतलब वर्च्यूज हैं जो उनको डेवलप करना है। रेस्पेक्ट, वैल्यू हर सेल्फ डिस्पाइट मिस्टेक्स, ये वर्च्यू होनी चाहिए। गलती हो भी जाए इसके बावजूद भी उसको शी शुड रेस्पेक्ट हर सेल्फ। और दूसरा क्या है कि ये मोरल क्रिएटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्लेस कंपल्सिव वरी विथ फ्लेक्सिबल थॉटफुल रेस्पॉन्सेज, उसकी जगह आप ये इस तरह की प्रतिक्रिया करें जो फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें जिसमें कि रीजन हो, विचार। तो ये एक वर्च्यू उस डेवलप करने की बात है। ये मैंने बात की थी आपसे। फिर फिलोसफिकल एंटीडोट्स की बात की, तो उसमें मैंने कहा कि कुछ स्टोइक्स दार्शनिकों की उसमें चर्चा की और मैंने आपको बताया कि वो क्या कहते हैं। तो एक जो इफेक्टेटस जो वो कहते हैं स्टोइक्स हैं कि फोकस ओनली व्हाट इज विद इन योर कंट्रोल, यू कैन चेंज। सो इसलिए जो उसकी भाषा में ये समझाने की बात है कि चेंज मस्ट टू द प्रेफर होना की जगह मैं आई प्रेफर, मैं चाहती हूँ। तो ये बात उसको बताने की बात है। इसी तरह से दूसरी मैंने एक बात कही थी कि वन शुड लिव विथ प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। देखिए, कोई गलती होना इट डिड नॉट डिफाइन मोरल वर्थ कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसलिए ये मैंने कहा कि कुछ एंटीडोट्स की बात की और फिर एक प्रैक्टिकल सजेशन था कि आई प्रेफर शुड की जगह और उसके लिए। तो ये बातें ये होनी चाहिए हमको, उनको रिप्लेस करने की बात। आप इस करने के बाद में भी अब एक स्टेप होता है कि उसको कैसे अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ में एसिमुलेट करें। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई आप कुछ उसको उस पर कुछ लिखें, मनन करें, उन चीज़ों पर चर्चा करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वर्च्यू जो है फिलोसॉफिकल है, मैंने ये होना चाहिए। जैसे ऑफ लाइजिंग की बात है, उसमें करेज होना चाहिए और ये उसको रिप्लेस करने की बात है। तो एक बात की थी कैसे लाइफ में आप कर सकते हैं। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ पर मनन करने से कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कोई पढ़ने के लिए कह सकते हैं। आप एक प्रकार कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कह सकते हैं और ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो होना आपके कुछ हो रहा है भविष्य में, आपके हाथ में नहीं है। आप कैसे प्रोबेबिलिटीज की बात है, आप इसको रेस्पॉन्सिबल ना माने। तो ये बेसिक बातें उसमें मैंने कल आपसे बात की थी। तो दूसरा एक फाइनली आपको ये करना है कि वरिंग इज नॉट ए ड्यूटी, दिस इज द बेसिक बात है। सो रिप्लेस परफेक्शन विद प्रेफरेंस, राइट, ऑफलाइजिंग विद करेज, सेल्फ ब्लेम विद रेस्पेक्ट और कंपल्सिव वरी विद मोरल क्रिएटिविटी। ये एक बेसिक आइडिया इसका है कि जो रिप्लेस करने की बात है। तो वो केस मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब मैंने एक केस दिया था, तो आप में से किसी ने कुछ किया हो तो बताएं। मैंने एक आपको कहा था कि एक केस है जो आप उसको एनालाइज करें। है, कल आपको ध्यान है क्या? एक केस मैंने आपको बताया था।
ये तो मैं जो डिस्कस किया था ना आपसे, वो तो अलग था। पर मैंने कहा कि आपसे मैं कहूँगा कि आप एक केस है उसको आप करें। नहीं आ रहा ध्यान? Yes, sir. आपने हाँ, कहा हाँ। था that Anita has a fear of rejection. हाँ, She's हाँ, 28 हाँ, and a हाँ, professional, हाँ, and she avoids social gatherings. हाँ, And she believes that people don't like me, and since people don't like me, I'm worthless. I do not have any worth. हाँ, So this was the case you have given us हाँ, to do हाँ, actually. बिल्कुल। आप उसी से आप अब जो मैंने कहा था उन्हीं स्टेप्स में एनालिसिस करें। Well, the fallacy here I feel is that she is subjected to her self-blaming for certain things. You know, whatever, you know, if people don't like things, that doesn't mean then she has to blame. तो But she's self-blaming herself. मैं एक मिनट जस्ट, Yes. आप ऐसा कर सकते हैं कि आप में से कोई एक काउंसलर बने और एक वो अनीता बने, एंड देन हैव अ डायलॉग, राइट? कुछ बात करें, ऐसे कुछ करिए। Okay. हाँ, कौन करेगा? हाँ, वेरी I'll गुड। do it. I'll do it. हाँ, तो So I'll be the patient हाँ, हाँ, Okay. or हाँ, the seeker. Okay, Muskan. That'll be a nice exercise. Let's have first counseling हाँ, sessions we have suppose you are in this course. you are a counselor, right? Okay. And then she is the counseling, right? चलिए Okay. कैसे करेंगे? Okay. Hi, Anita. How are you? I'm good. I'm good. And what's I just happening in don't your know. life? पहले तो ये होगा कि she will come to you. Yes. Okay. Come to me. She will come to you, and then you will introduce yourself and your problem, right? Okay. आप इनके पास गए हैं और इनसे बात कर रहे हैं इस तरह से। So who will start? Like me? Should I start? Okay. So hello, ma'am. I'm Anita, and I have some issues which I think I should discuss with you. Okay, Anita. I'm your counselor, Monica, and it's nice having a chat with you. So be comfortable and tell me about yourself. Okay. So the thing is, since past few months, I'm not able to socialize with people. Like I had few friends, but I don't know. I am having this feeling that I'm not comfortable around them. Like I used to be earlier. I used to be such a outgoing person. I used to go out and hang out with people, and I had a lot of friends. But gradually, I don't know if it's the age or I don't know what kind of problem I'm facing in my life. I am not able to go out or be comfortable around people. So it's making me very anxious around them. It doesn't mean that I don't want to talk to people. I just want to stay isolated. I need people around me, but I am still not comfortable when they are around. Okay. So, Anita, you're a professional. In which profession you are in? I'm a student right now. Okay. Student of Philosophy. any specialization? Okay. You are a student of philosophy. And you are doing your master's, I suppose. Yes, ma'am. I'm doing a master's. Along with that, I'm preparing for UPSC. Okay. You are planning for UPSC as well. So, you must be studying for UPSC. Yes, ma'am. So, that can be a little, hectic. Taking philosophy plus going for an UPSC is quite an hectic schedule to get along with. And who is in your family? Family. In my family, like I have 3 siblings. I'm the eldest one, and Okay. my father is he's a trader. He's a businessman.
So he owns a Okay. business in Tamil Nadu, and my mother is a homemaker. Okay. Hmm. Very nice. So, Muskan, you're feeling anxious around gatherings. पहले नहीं होता था, अब हो रहा है. तो ये तब से है जब से आपने यूपीएससी की स्टार्ट किया पढ़ना, या फिर बाद में how long you been feeling this? Like It's when I, first of all, let me tell you, this is not something you have some problem in yourself. This is not biological. Okay, so and this is not something which your mind has created. It may be something which has evolved, because you said आप earlier ऐसे नहीं थे, you were very merry-go-round, going with the friends, talking to them, but suddenly this has happened. So that sudden switch, we have to go for that sudden switch where you have been getting wrong, or maybe this transition from outspoken to transparent. हाँ, देखिए वो जो प्रॉब्लम थी, मैं अच्छी बात आपकी चर्चा मैंने कुछ सुनी थी. कोई बंद कर दें. ये कहाँ से आवाज आ रही है? आप लोग अब बंद कर दें अपना, कोई जब बोलें जब खोलिए. तो देखिए, जो मैं इशू ये था कि अंबिका जो है एक प्रोफेशनल है, 30 के एज के बारे में, और वो शी अवॉइड्स सोशल गैदरिंग एंड शी फियर ऑफ रिजेक्शन. So she believes if people don't like me, it means I am worthless. ये मेरी प्रॉब्लम थी. And this problem, this belief, causes anxiety and isolation, right? अब ये कि इसी को के लिए इन्होंने इंटरव्यू किया कि आप पहले उसको आइडेंटिफाई द इमोशनल रीजनिंग, राइट? उसमें आपने जब आप बात करेंगे आपस में, तो पहले आपने जनरल परिचय की, इंट्रोडक्शन की बात की, फिर आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की बात करें कि जहां आपको बुलाया गया और आपने रिजेक्ट किया है, इस तरह की बहुत सारी. तब ये कि जो इमोशनल रीजनिंग क्या हो रहा है वहां से आपको पकड़ना पड़ेगा उस बातों से, जो डिस्कशंस में. बहुत सारी इवेंट्स हैं, फिर मुझे ऐसा लगा, ये उसको कैसे लगा. तो आप ये पूछें कि भाई आपको ऐसे कैसे लगा, कोई इवेंट बताएं, कोई घटना बताएं, कोई बात करें, फिर आपको ये बिलीफ बना. व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस बिलीफ, राइट? तो आप बातचीत में ये करेंगे. इसका मतलब है कि जो फॉल्टी लॉजिक कहाँ है बिहाइंड दी Anita's distress. This is what. So she feels anxious when invited to social events. अब जब भी उसको बुलाया जाता तभी she feels disturbed. Immediately. तो आप बातों में ये पहले इसको when you are talking to her, then ये सब events को लेकर के बात करें. And then what is the logic behind that? Or the logic behind that, they say people reject me because I am worthless. For what? Then you can ask number of, why do you think like this? Worthless means what, and so on and so forth. तो ये तो बात हुई, राइट? अब सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आपने ये लॉजिक इरलॉजिक मालूम कर लिया, तब प्रॉब्लम होता है कि उसकी कार्डिनल फैलेसी क्या है, जो फैलेसी क्या है जिसकी वजह से. But what is the logical error in thinking? Now यहाँ एक एंसिस की बात आती है, सेकंड पॉइंट. एंड वो फैलेसी क्या है जो आपको लगता है. अब देखिए, इसको एक फैलेसी को आप नाम देख सकते हैं, एक ग्लोबल इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन वर्थ, राइट?
what she is doing, she is equating one negative outcome with the total personal worth. यानी ये हो रहा है कि एक बात को पूरे टोटल वर्थ की बात करें कि जो मैंने कहा कि ग्लोबल जो बात हो रही थी कि ये जो कि वो द फैलेसी ऑफ ग्लोबल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वर्थ मैंने एक बात की और उसको कई बार इस फैलेसी को ग्लोबल डोमिनेशन कहा जाता है या ग्लोबल सेल्फ रेटिंग ऑफ सेल्फ और रेटिंग अदर सेल्फ। ये जो सोच है, ये जो रीजनिंग है, as a mistaken in reasoning where someone assigning absolute value judgment, right? तो मुझे समझे वो ऐसे करते हैं। ये जो हो रहा है टू ए पर्सन्स एंटायर वर्थ, आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई आपकी वर्थ यही नहीं है, यू आर समथिंग मोर देन दैट। समझ रही बात? सो बेस्ड ऑन यानी आप एक सिंगल ट्रेड को लेके आपका जो उसको होता है एक शब्द है हिंदी में झेपूपन, अब झेपते बाहर जाते हो, अब तो क्या करते हैं, तो ये आपको बताने की बात है, राइट? व्हाट इट मीन्स बाय दैट, यानी बजाय इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग specific behavior or choices, the person concludes something sweeping judgment like. जैसे मान लो कोई कहता है कि I failed this exam, therefore I am a complete failure as a human being. मैं सोशल गैदरिंग में देखा, so she made a mistake, so she is worthless. The kind of argument. या इस तरह के आर्गुमेंट कि he hurt me once, so he is a totally evil person. The kind of argument. So this fallacy collapses the complexity of human identity into one negative level, ignoring nuances. Somebody will ignore me, right? और ग्रोथ का कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए व्हाट इज इरेशनल, समझने की बात है, जो ओवर जनरलाइजेशन क्योंकि एक कोई इंसिडेंस में वो नैरेट करेंगे बाद में एक तो मुझे ऐसा लगा, जब तक आप किसी व्यक्ति को ये महसूस ना हो किसी गैदरिंग में जाके कि उसको बुरा लगा हो, तभी तो वो रिपीट नहीं करेगा ना। तो आप जब बात करेंगे तो एक कोई ऐसे इंसिडेंस आपको आएगा, उससे मालूम पड़ सकता है बातचीतों में, तो वो वहाँ ये इट इज द रोल ऑफ द काउंसलर टू ब्रिंग आउट उसको बाहर निकालना करेगा। सो दी इट टेक्स वन इंस्टांस अप्लाई टू द होल पर्सन। आपने ये ओवर जनरलाइजेशन एक हो रहा है यहाँ पर। एक और जो बात हो रही है इसमें एक्सट्रीमिज्म जो है, वहां कहीं कोई पार्शियल सक्सेस इंप्रूवमेंट की कोई जगह ही नहीं है। आई एम वर्थलेस, ये जो बात हो रही है इरेशनलिटी, मतलब एक क्वालिटी को दोबारा हम डेवलप कर सकते हो, बिल्कुल आई एम वर्थलेस, तो उससे बाहर निकालना है। This we have to bring out जो सेल्फ डिफीटिंग थॉट। क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि जब मैं ऐसी गैदरिंग में जाता हूँ तो इट आई ऑफन लीड टू शेम और होपलेसनेस और सम काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी और समथिंग लाइक दिस। ये जो बात है, तो ये इरेशनल एस्पेक्ट है उसका। तो अब देखिए क्या है कि ये जितने भी जो हो रहा है, इट इज ऑल सेल्फ डायरेक्टेड, वो अपने प्रति हो रहा है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि आई लॉस्ट माई जॉब सो आई एम ए यूजलेस ह्यूमन बीइंग, उसी तरह की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो
महत्वपूर्ण बात है कि पहले आप उसको ये बात करें कि इसका आपने मालूम कर लिया, देन यू हैव टू फिलोसॉफिकली काउंटर पॉइंट कैसे करें। जब रैशनल इवेल्युएशन आप करेंगे उसका, राइट, सो रैशनल इवेल्युएशन बिटवीन एक्ट्स एंड एक्टर, वो उस तरह की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आपने ये उस तरह से उसके फैलेसीज को जान लिया, राइट। अब आगे आप क्या करेंगे कि प्रोमिनेंट कार्डियल फैलेसी क्या है, राइट। अब आपको यू हैव टू हेल्प हर अंडरस्टैंडिंग हर इरेशनल प्रेमिसेस, ये आपका एज ए काउंसलर मदद कर रहा है। सो रेफ्यूट द इरेशनल प्रेमिसेस। कैसे करेंगे आप इसको लॉजिकली, कैसे रखेंगे इसको? यू हैव टू रेफ्यूट द faulty syllogism with the logical necessity. What will the major premise? If rejected, I am worthless. So minor premise, I may be rejected, so I am worthless. I may be rejected, मैं जाऊंगी ना तो I may be rejected, so I am worthless. So you have to refute it. उसके सोच क्या हो रहा है? काउंसलिंग के अंदर सोच ये है कि अगर मैं वहां जाऊंगी सोशल गैदरिंग में तो आई विल बी रिजेक्टेड, आई विल बी वर्थलेस, मुझे मतलब बेकार ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आएगी। सो यू हैव टू रेफ्यूट इट, देन यू हैव टू आर्ग्यू विद हर दैट वर्थ कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू वन इवेंट एंड ओपिनियन, राइट। ये यू हैव टू मेक इट। सो दिस इज दी आपको एक रैशनैलिटी डेवलप करने की बात है। So you have to, third stage is refute the irrational premise, right? Then fourth step क्या था? Introduce a philosophical antidote. क्या मतलब हुआ इसका? You have to replace the fallacy with a virtue-based principle. अब देखिए एंटीडोट क्या होगा यहां पर? सेल्फ रेस्पेक्ट, वर्च्यू है। अगर आप कांट को थोड़ा ध्यान हो आपको, कांट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव इंट्रिंसिक वर्थ, इसलिए वो कहते हैं कभी किसी को साधन नहीं बनाओ। इसका मतलब है कि ह्यूमन बींग हैज एन इंट्रिंसिक वर्थ, दैट इज व्हाई सो इस एंटीडोट इज सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बात है। अब देखिए एक प्रश्न आप उठा सकते हैं कि हम ये कैसे करें, तो प्रश्न होगी ना कि आप इस प्रकार को एक व्हाट इज द प्रोसीजर। आप मुझे एक प्रश्न करें कि हाउ टू इंड्यूस एंटीडोट, राइट, ऐसे जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग ए फिलोसॉफिकल एंटीडोट is the heart of logic LVT और सिमिलर वर्च्यू सेंटर्ड अप्रोच का ये हार्ट है। तो अगर वर्च्यू सेंटर्ड काउंसलिंग आप कर रहे हैं, सो द प्रोसीजर इज एसेंशियली अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग ए फैलेसी इनटू ए गाइडिंग प्रिंसिपल रूटेड इन ए वर्च्यू। उसको आपको उस फैलेसी को ट्रांसफॉर्म करना है और एक प्रिंसिपल में जो वर्च्यू में रूटेड है। जैसे कैसे होगा, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो अभी बात क्या हुई थी, हमने बात पहले क्या थी? आइडेंटिफाई द इरेशनल प्रेमिस, द फैलेसी, राइट। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि इफ आई फेल वंस आई एम वर्थलेस, So this is the distorted belief that fuels negative emotions. उसी तरह से इस चीज में बात है।
देन यू हैव टू फाइंड आउट द इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके। तब मैंने कहा कि द फेलेसी जो अभी बताई थी, दैट लीड्स टू डेस्पेयर, एंग्जाइटी और एंगर। और आप जब अगर कोई इमोशन बता देते हैं तो वो उससे आप उसके इम्पैक्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। देन चैलेंज द फेलेसी रैशनली, चैलेंज द फेलेसी रैशनली। आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे करेंगे बताइए? इज दिस बिलीफ लॉजिकली वैलिड? आप पूछेंगे आपका जो विश्वास है, आपने आप कितने जगह गई? सवाल है कि आप एक बार दो बार गई, तो आपने कैसे मान लिया कि आप जहां भी जाएंगे हमेशा यू विल फील इंसल्टेड एंड ऑल दैट काइंड। सो यू ऑलवेज यूज ए काउंटर एग्जाम्पल। जब हम एंटीट्यूड करते हैं तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल यूज करना चाहिए, एंड देन एविडेंसेस की बात करें। So you have used the philosophical reasoning to show its weaknesses. इस सोच की वीकनेस दिखने के लिए आप एक फिलोसफिकल रीजनिंग यूज करते हैं। देन इंट्रोड्यूस द वर्च्यू बेस्ड एंटीडोट। वो एंटीडोट मैंने कहा सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ डिपेंडेंस। सो रिप्लेस द फेलेसी with a principle grounded in virtue, right? Human worth is not defined by this kind of, the others comment or like this, or you can say success and failure. Perseverance and dignity are virtues then remain intact regardless of outcome. So, but this is something different. तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस तरह से जब आप करें, एंटीडोट रखेंगे और फिर उसको बाद में आप एक प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको इंटरनलाइज करने के लिए कि आप ये अपने पर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, राइट? उसके लिए आप एनकरेज रिफ्लेक्शन, एनकरेज जर्नलिज्म, मतलब डायरी लिखना करना, और कुछ मतलब एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, और उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में जब आप ये जिस प्रकार की जब आपको मन में विचार आता है तो हमेशा रिकॉल द एंटीडोट, राइट? आई एम नॉट वर्थलेस, आई हैव माई सेल्फ रेस्पेक्ट, सो ऑलवेज रिकॉल इन दैट काइंड ऑफ। तो दिस इज द हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन। तो ये जो है कि जो फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्यक्ति के अंदर, वो है आई मस्ट कंट्रोल एवरीथिंग टू बी सेफ एंड कल्टिवेट ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ एंड एक्सेप्टेंस, द वाइजरनेस। तो दिस इज द हाउ यू कैन हेल्प द कंसेप्ट। तो ये एक इसी तरह के केसेस मैं आपको और दे दूंगा कि जिसको कि आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि आप जब बात करते हैं कि एवेल्युएशन की बात होती है, देखिए पहली बात मैंने अब क्या क्या बात कही आपसे कि आइडेंटिफाई द फेलेसी। सो व्हेन आई से द आइडेंटिफाई द फेलेसी, I am saying they spot the irrational belief, that is, if I do this thing, I am worthless, right? The second is spot the emotion, name the emotional consequences, जैसे कि despair है, anxiety है, anger है, ये सब। तो दिस इज दी, ये मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्मिंग फेलेसी इनटू वर्च्यू। तो दिस इज द होल पूरा एलबीटी यही है कि ट्रांसफॉर्मिंग फेलेसी इनटू वर्च्यू। तो पहली स्टेप मैंने बताया कि आइडेंटिफाई द फेलेसी, स्पॉट द इमोशन, देन थर्ड इज चैलेंज द फेलेसी। How to challenge the fallacy? Question the logic of the belief.
जो बिलीफ है उसका सिस्टम, उसके लॉजिक को, उसको आप क्वेश्चन करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे, राइट? एंड देन फोर्थ, आई सेड दैट इंट्रोड्यूस द एंटीडोट. अब इसमें मैंने कहा कि एंटीडोट में अप्लाई वर्च्यू बेस्ड प्रिंसिपल. सो जैसे सेल्फ वर्थ है, मैंने बात आई इस तरह से, या परसिवरेंस है, या डिग्निटी है. एंड फिफ्थ मैंने बताया था एंकर द ट्रेडिशन. जब आज में कुछ चीजें आप परंपरा से लाएं, कुछ चीजें, जैसे मैं एक बात कहा कि किसी ने कोई बात कही, जैसे जय कृष्णमूर्ति है और वो कुछ कहते हैं सेंटेंस, तो यू कैन हेल्प, यू आस्क देम टू रीड, कंटेम्पलेट इन दैट, रिलेटेड, वो आपको लाना पड़ेगा. बहुत सारे लोगों ने बात इस तरह की बातें की हैं चीजों को लेकर, तो लेकिन आपको वहां उन दार्शनिक विचारों को लाना पड़ेगा. एंड देन प्रैक्टिस एंड अप्लाई. लास्ट इज कि आपको आपके जीवन के अंदर कैसे उतारें इसको. तो वहां इंटरनलाइजेशन करने के लिए, सो आपको एक डेली लाइफ में कैसे उसको इंटरलाइज कर सकते हैं. दिस दी हाउ यू कैन डू इट. तो जो मैंने कहा था कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ, सो फ्रॉम फैलेसी टू वर्च्यू, राइट. एक हम आपको एक केस और दे देंगे फिर, और मैंने एक बीच में आपको ये इसको डाला भी था एक फिगर जैसे बना करके, तो आप इसको यूज कर सकते हो. देखिए, एक तो होता है कि जब हम एक रैशनल थिंकिंग की बात, मैंने कहा पहले हम चर्चा की थी, जो रैशनल थिंकिंग में आप इवेल्युएट द एक्शन आप करते हैं, बैलेंस द जजमेंट एंड सो फॉर्थ, तो उसको आपको देखना है उसको. ये एलवीटी की बात है. एक जो इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना चाह रहा था आपसे, कि जितने भी जो पूरा एलवीटी जो है, में हमने जो बात की थी वो था कि रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन एलवीटी प्रोसेस. सो इट इज सेड, मैंने जिस जहां से शुरू किया था, मैं काउंटर करके बात, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने शुरू किया, मैंने एक प्रश्न उठाया था कि it is the clarification or restoring of one's belief system. हम फिलोसफिकल काउंसिल में क्या कर रहे हैं, हम व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को समझ रहे हैं और फिर उसको इरेशनलिटी उसकी देख रहे हैं, और हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग कहेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम को समझने का, उसको रेस्टोर करने का, ये संभव नहीं है जब तक कि आप उससे संबंधित या करस्पॉन्डिंग जो इमोशनल चेंजेस हैं उनको जब तक बात ना करें. अब ये यहाँ थेरेपी वाली, साइकोलॉजी वाली बात आ रही है, क्योंकि आपको इमोशनल चेंजेस को भी एड्रेस करना पड़ेगा. तब मैंने एक बात कही थी कि एलवीटी ये फिलोसफी प्लस साइकोलॉजी दोनों का मिक्सचर है. शुरू में मैंने बात कही थी. और अभी एक और जो बात, महत्वपूर्ण बात है, वो है कि इमोशंस क्या है. जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, वो psychologists, especially all the behaviorist psychologists, they sometimes identify emotion with bodily sensations. वो बॉडीली सेंसेशन से आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे
विलियम जेम्स एक हुए और उन्होंने कहा कि इमोशन इज बॉडीली स्टेट एंड बॉडीली कॉस्ट। तो ये ऑल द बिहेवियर जो है sometimes they identify emotion with behavior. When somebody displays with he is in an emotional state, या आप इमोशनल स्टेट में होते तो क्या करते हैं? आप गुस्सा करते हैं, चेहरा बनाते हैं, ये करते हैं। So bodily sensations identify behavior, or but emotions do involve behavioral dispositions as well as internal physical changes. So this is the psychological interpretation. कि इंटरनल फिजिकल चेंजेस इस और बिहेवियर बाह्य, ये दोनों मिलके इमोशन बनते हैं। सो कई बार जो है इमोशन जो है समटाइम्स आइडेंटिफाइड exclusively with the beliefs entertained in the emotional state. उसमें जो बिलीफ सिस्टम है उससे आइडेंटिफाई, आपको ध्यान में रखा रेटिंग, ऑब्जेक्ट प्लस रेटिंग। रेटिंग क्या है? रेटिंग इज इवेल्युएशन। सो एक साइकोलॉजिस्ट में रॉबर्ट सोलोमन, so he says that emotion just is an evaluative or normative judgment. मैंने कहा ना O प्लस R, जब एक फॉर्मूला दिया तो वहाँ एक रेटिंग की बात है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इमोशन जस्ट एन इवेल्युएटिव और नॉर्मेटिव जजमेंट। जैसे कोई आदमी ये कहे कि आई डू नॉट, I cannot be angry if I do not believe that someone has wronged or offended me. जब तक ये मैं गुस्सा करता ही नहीं हूं, जब तक कि मुझे विश्वास ये ना हो कि इस आदमी ने मुझको ऑफेंड किया, मेरे खिलाफ कुछ किया, तो आप इवेल्यूट तो करें ना उसको। My anger is that set of judgments. For example, my shame, I am responsible. When you don't have this kind of judgment, I am responsible, you cannot be shameful. So the shame, this is based on my judgment, because I am responsible, and then my sadness or my grief are judgments of various severity to affect that. I suffered a lot, बहुत मुझे हुआ, तब मुझे ये आपको दुख होता है चीजों से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इमोशन इंक्लूड्स 2-3 थिंग्स। क्योंकि हम इमोशन को में जब तक बिलीफ सिस्टम ना नहीं लाएंगे और केवल बिहेवियरल पैटर्न पर रहेंगे तो फिर हम उसको एलबीटी की बात नहीं कर सकते। यही मैंने बात कही थी। देखिए, इमोशंस इंक्लूड a certain kind of forceful thinking, strongly biased by previous perceptions or experiences. जो हमारे जो इमोशंस हैं वो बड़ी फोर्सफुल थिंकिंग पर आधारित होते हैं। हमारे कुछ प्रीवियस पहले जो बाइस्ड हमारा एक परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब है सीइंग थिंग्स विद सम मीनिंग। You know the sensation of difference between sensation and perception. Sensation assigned meaning then becomes a perception. Mere sensation is not a perception. When you assign a meaning, so the certain kind of forceful thinking is emotion includes a certain kind of forceful thinking, strongly biased by previous perceptions or experiences, first thing. Second, intense bodily responses such as feeling of pleasure or nausea. ये जो and third is
tendencies toward positive or negative actions. So that cause seems to cause the strong thinking and emotional concomitant. So emotions are more complex than mere judgment. Mere judgment, they are more complex something. So कोई थेरेपी ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं यूनिवर्सली आई कैन चैलेंज. दिस इज वेरी डिफरेंट. सो देखिए, मैंने कहा कि बिलीफ डू नॉट themselves constitute emotion, but they are still included in them. केवल बिलीफ से इमोशन नहीं होता है, बल्कि वो इमोशंस में बिलीफ होते हैं. ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ. So this is, I am suggesting a kind of eclectic account of the emotion. The dichotomy between emoting and behaving is false. They are not separate activities. So this is a starting point of philosophical counseling. The emoting and behaving, they are not separate activities. So this is the eclectic approach. So this is the starting point. जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, I was denied. Somebody, was not given reappointment at the college, right? So he came to the counselor and he says, the dialogue is, I was denied tenure yesterday. मेरा कल मुझको कॉलेज से अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिला. आई वाज डिनाइड टेन्योर. होता ना, कहीं भी आप टेम्परेरी पढ़ा रहे हैं और फिर आपको टेन्योर ना मिले. सो देन काउंसलर आस्क्ड, देन व्हाट? He says that I will not. His argument is that then I will not. I am a totally failure. I will not get the job. Then what? Kind of argument. He said that I will have to do some different kind of job in some office or something. So then what? So what is happening here? The counselee is guilty of black or white thinking. ये समझ के कि मुझे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हुआ तो कुछ है ही नहीं, ये जो ये है नहीं. तो इस तरह के आपको केसेस मिलेंगे. जैसे मैं एक आपको केस पढ़ के बताता हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग केस जो साइकोलॉजिस्ट के पास आया था. वो ये है कि एक महिला, शी हैड सम प्रॉब्लम, सम मैरिज इश्यूज, and then she was very you can say the बड़ा एक submissive kind of personality. और वो आके उन्होंने कहा कि then she talked to the counselor and she said, my husband should be the one to make all the final decisions in our marriage, and I should just go along with what he says. घर में मेरे हस्बैंड जो कहते हैं वही मैं करती हूँ, वही मुझे हमें करना पड़ता है. But whatever decision he takes. Then counselor ने पूछा कि भाई why your husband make all the decisions? क्यों आप डिसीजन करते हैं? Then she said, because my husband is a man. My husband is a man. अब यहाँ देखिए, now let us have a reasoning of the lady. What she's saying the man should make all the decisions in the family. Therefore, since your husband is a man, right, he should make all the decisions in your family.
So yet your reasoning, this is the problem. क्योंकि मनुष्य जो है मेन घर में मनुष्य जो होता है, जो मेल होता है जनरली, पुरुष जो है वो डिसीजन लेते हैं परिवार में, और मेरा हस्बैंड, क्योंकि ये तो लॉजिकल थिंक आपको पढ़े हैं, काउंसलिंग से यस। अब आप देखिए, अब आपका पहले प्रेमिस देखिए उसका, वो क्या कह रही है कि मैन शुड मेक ऑल द डिसीजंस इन ए फैमिली। नाउ द काउंसलर आस्क्स, व्हाई डू यू बिलीव दिस? Then she says, men are always better at making decisions than women. Now, this is her answer. Then counselor says, so you think that those who are best at making decisions should make them, जो डिसीजन लेने में अच्छे होते हैं वो डिसीजन लें, and since men are always best at making decisions, so they should make them, they should take decisions. This is the logical argument. ये काउंसलर ने कहा कि आप ये कह रही हैं. Then she said yes. Then he counter her. आप कैसे काउंटर करेंगे? उन्होंने कहा क्या आप अपने हस्बैंड के बारे में और इतना ही जानते हैं, कुछ और भी जानते हैं? You know something more about your husband? Then she says, I know a lot of things about him. He is not good at estate investment. He knows very little. She is a very educated lady. उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते. So do you think then what are the better than your husband? You are better than your husband at least in something. इस चीज में तो आप बेटर है ना, making real estate decisions, investment and all. And she says yes. But those are the best at making decision should be men, and you are best making decision in property issues, then you should take decision in that. इसका मतलब तो हुआ कि जिन चीजों में जो चीज होशियार है वो उसमें निर्णय ले, जो जिसमें होशियार है वो उसमें निर्णय ले. So this was the argument and she was countering that. तो बात ये कि ये जो सोचना कि हर चीजों में इस तरह के फॉल्टी डिसीजन है, एंड देन ही काउंटर्ड हर कि भाई कुछ चीजों में जो आप होशियार है उसमें आप डिसीजन लें. तो व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस इज द वे हाउ द काउंसलिंग, इस तरह की थिंकिंग, जो रैशनल थिंकिंग डेवलप्स इन फिलोसॉफिकल काउंसलिंग. सो दिस इज अबाउट योर रैशनल थिंकिंग. कल हम कुछ और डिफरेंट बात करेंगे, और वो मैंने आपको ये डाल भी दिया है, आप इनको पढ़ें, और कोई इश्यू हो तो आप बताइएगा. ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको डाल दीजिए. हाँ, आप डाल दीजिएगा, हम लोग फिर इसको बात करेंगे. पर मैं कल दूसरा इश्यू हम शुरू करेंगे, और फिर मैं आपको इसी से रिलेटेड एक दो एक्सरसाइज और दे दूंगा, तो आप LBT की एक्सरसाइज करिएगा. तो आप कभी फिर दोबारा हम ऐसे रिपीट करेंगे. तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितना करेंगे ना. थैंक यू.